हेलो डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करता एंड सीधे मैं टॉपिक पे आ जाता हूं। इस वजह से बोर मत होइएगा, ठीक है? बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा एक चीज कि अगर शुरुआत मैंने की है तो खत्म भी मैं ही करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है? आपको अच्छे नंबर दिलवाऊंगा एंड आपका जो करियर है उसकी भी मुझे फिक्र है, ठीक है? आप घर बैठे बड़े ही आराम से आप मेरे वीडियो को वॉच करके एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं वजह बताता हूं। वजह यह है कि मैं बुक इस लैंग्वेज में आपको मैं कुछ नहीं बताता, यानी बुक इस लैंग्वेज का यूज मैं नहीं करता, ठीक है? बिल्कुल ही अपनी ओन लैंग्वेज में सारी बातें, सारा आंसर मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप समझ सकें एंड उसको एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से लिख सकें, ठीक है? चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। मालूम है आपका आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक है पहले ही चैप्टर का मैंने रिवीजन के रूप में टॉपिक उठाया है, जिसका नाम है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्या है? माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है? ये देखिए आप, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है? डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स है क्या? सबसे पहले आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि व्हाट्स अबाउट माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, आप कह सकते हैं कि द वेरिएबल्स विच आर लॉजिकल in microeconomics or in micro concept, they can't be logical in macroeconomics। सही है? यानी कि हिंदी में जो वेरिएबल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉपर आपको लगते हैं, लॉजिकल लगते हैं, बेनिफिशियल लगते हैं, वह मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉपर नहीं होता, वह इम्प्रॉपर हो जाता है, ठीक है? लॉजिकल नहीं होता एंड वह बेनिफिशियल भी नहीं होता, ठीक है? यही है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। सही है? क्लियर? यानी माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स इज सच अ कॉन्सेप्ट in which the variables which are found logical in microeconomics, it can't be logical in macroeconomics। okay, let's suppose एग्जाम्पल लेते हैं सेविंग। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सेविंग, सेविंग, ठीक है? बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सेविंग, ठीक? अब ये सेविंग आपको पता है कि सेविंग कितना इंपॉर्टेंट है, किसी इंडिविजुअल के लिए सेविंग कितना इंपॉर्टेंट है, यह आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है? आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि भाई आज की बचत कल की सुरक्षा, ठीक है? आज की बचत कल की सुरक्षा। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल
इंडिविजुअली होता है। आज की बचत कल की सुरक्षा, केवल ये इंडिविजुअली होता है। ठीक है, यह इकोनॉमी के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सही है, यह उतना बेनिफिशियल नहीं होता, यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। सेविंग यानी किसी इंडिविजुअल के लिए अगर सेविंग बेनिफिशियल है तो यह पूरे इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा यह डेंजरस भी साबित हो सकता है। ठीक है, मैं आपको इसका चेन ऑफ इफेक्ट दिखाता हूं। चेन ऑफ इफेक्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, उससे मैं रूबरू करवाता हूं। आइए देखते हैं। देखिए, लेट्स सपोज कि अगर इकोनॉमी में जितने भी पीपल हैं, ठीक है, अगर सभी में मैक्सिमम अगर सेविंग करने की अगर आदत डल जाए तो क्या होगा? इकोनॉमी में क्या होगा? कौन सी स्थिति क्रिएट होगी? ठीक है, पहली बात ये समझ लीजिए। पहले इसके चेन ऑफ इफेक्ट की ओर जाने से पहले समझ लीजिए कि सेविंग क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, सेविंग इनकम का वह हिस्सा होती है, ठीक है, जो कंजम्पशन पे खर्च नहीं किया जाता, जो लोगों के द्वारा कंजम्पशन पे खर्च नहीं किया जाता। आई मीन सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम which is not spent on the consumption, ठीक है, in the form of consumption expenditure। सही है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम which is not spent on consumption or on purchasing of goods and services, that is saving। क्लियर? ठीक है, उसी का नाम है सेविंग। अब यह समझ लीजिए कि जब आप अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप खर्च नहीं कर रहे हो, उसको बचा करके रखते जा रहे हो, तो मालूम क्या होगा इकोनॉमी में? देखते हैं। देखिए, अगर सेविंग का मतलब यह होता है, अब देखो मैं एरो लगाकर बताता जा रहा हूं। सेविंग का मतलब, जैसा कि आपने देखा कि सेविंग का मतलब यह होता है एक्सपेंडिचर पे, यानी कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर नहीं करना, कंजम्पशन पे खर्च नहीं करना। ठीक, तो जब कंजम्पशन पे आप खर्च नहीं करोगे, ठीक है, तो जो फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है प्रोड्यूसर के पास, वह क्या होगा? अनसोल्ड रह जाएगा। ठीक है, यानी गुड्स विल बी लेफ्ट अनसोल्ड। सही है, यहां पर देखो, यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर सारे के सारे लोग सेविंग अगर कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग के अगर थ्रस्टी हो गए हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि गुड्स यानी फिनिश्ड गुड्स, ऐसे लिखो आप, फिनिश्ड गुड्स विल बी लेफ्ट अनसोल्ड। ठीक है, जो फिनिश्ड गुड्स है वह अनसोल्ड रह जाएगा। जब गुड्स अनसोल्ड रह जाएगा तो यह किस स्थिति को जन्म देगा? अगर आप प्रोड्यूसर हो एंड आपका जो फिनिश्ड गुड्स है अगर वह अनसोल्ड रह जाता है तो इससे क्या होगा? इससे आपको लॉस होगा ना? क्या होगा? इससे आपको लॉस होगा ना? यानी इट विल गिव बर्थ टू द कंडीशन ऑफ लॉस। ठीक है, तो यहां पर किसकी स्थिति आएगी? लॉस की स्थिति आएगी। किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। सही है, प्रोड्यूसर के लिए।
जब प्रोड्यूसर के लिए लॉस की स्थिति आएगी तो जरा आप प्रोड्यूसर की जगह अपने आप को खड़े करके देखो कि लॉस की स्थिति में आप क्या करोगे। क्या प्रोडक्शन जारी रखोगे या उसको स्वीप आउट कर दोगे, उसको बंद कर दोगे या उसको मिनिमाइज कर दोगे। ठीक, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो स्वीप आउट कर दोगे आप या तो मिनिमाइज कर दोगे आप। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में चाहे आप स्वीप आउट कर दो यानी कि स्टॉप कर दो या मिनिमाइज कर दो, दोनों ही स्थिति में क्या करोगे आप, रिजल्ट क्या होगा। जब आप अपने प्रोडक्शन यूनिट को बंद करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए थे, आई मीन लेबर या और भी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप यानी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन सभी को क्या करोगे आप भाई, अपने अपने वर्क से आप रिमूव कर दोगे। यस और नो। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, जब आप अपने फैक्ट्री को बंद करोगे, प्रोडक्शन यूनिट को बंद करोगे, एंड जब आप वर्कर को उसमें से रिमूव करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन यूनिट बंद होने की स्थिति में क्या होगा, एक बहुत बड़ी संख्या अनएम्प्लॉयमेंट की आपको दिखाई पड़ने लगेगी। यानी जो लॉस है, तो लॉस की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी क्लोज्ड। ठीक है, जब प्रोडक्शन यूनिट्स क्लोज हो जाएगी तो क्या होगा, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिमूव्ड। ठीक है, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो इनकम था वह क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी इनकम विल फॉल। ठीक है, इनकम ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी विल फॉल, यानी कि आप ऐसे लिख लो, चेन ऑफ इफेक्ट, इनकम विल फॉल। ठीक है, जब इनकम फॉल होगा, इनकम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा। क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, एडी विल डिक्रीज, एडी विल डिक्रीज। फिर से जब एडी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है गुड्स का वह फिर से एक बार अनसोल्ड होगा। ठीक है, अनसोल्ड रह जाएगा, यानी ये चेन फिर से रिपीट कर रहा है, यानी क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, ये फिर से हो जाएगा। जब अनसोल्ड स्टॉक फिर होगा तो फिर से लॉस होगा। किसको लॉस होगा, प्रोड्यूसर को लॉस होगा। ठीक है, जब प्रोड्यूसर को लॉस होगा तो फिर क्या करेगा प्रोड्यूसर, वह फिर से प्रोडक्शन यूनिट को क्लोज करेगा, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन, समझते चलो, प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी क्लोज्ड। ठीक है, जब प्रोडक्शन यूनिट क्लोज होगा तो फिर से क्या होगा, वहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिमूव किया जाएगा, यानी कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमूव होगा तो स्थिति क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या होगा, वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट, वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड जितना वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उतना ही डिमांड डिक्रीज होगा। क्या होगा, उतना ही डिमांड डिक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड उतना ही डिक्रीज होगा, यानी कि
फिर से AD will decrease at a large extent, ठीक है, at a large extent, and dear students, इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति का होना एंड उसके बाद एग्रीगेट डिमांड का हद से ज्यादा गिरना, यह किस स्थिति को जन्म देगा? ये दोनों मिलकर के कौन सी स्थिति को क्रिएट करेगा? यह क्रिएट करेगा डिप्रेशन। किसको करेगा? डिप्रेशन, ठीक है। एंड जब कोई भी इकोनॉमी डिप्रेशन में फंस जाती है तो वहां से उसको विड्रॉ करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मालूम ये स्थिति कब हुई थी? ये स्थिति कब हुई थी मालूम है आपको? ये स्थिति क्रिएट हुई थी पूरे वर्ल्ड वाइड में। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन जो आया था, यह आया था 1929, ठीक है। इसमें जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया था उसका यही वजह था, इसका यही वजह था वर्ल्ड वाइड सेविंग, ठीक है जी, क्लियर? इसका यही वजह था। तो इस तरह से अब आप देखिए कि एक इंडिविजुअल के लिए, किसी खास पर्सन के लिए सेविंग कितना इंपॉर्टेंट है, आई मीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही अगर इकोनॉमी के सारे लोग एक साथ अगर सेविंग करना शुरू कर दें, सेविंग करने के आदी हो जाएं, हैबिचुअल हो जाएं, प्यासा हो जाएं, थ्रस्टी हो जाएं, तो स्थिति क्या होगी? स्थिति होगी लास्ट में डिप्रेशन की, जो बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका चलते चलते मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, ठीक है। इस भयंकर स्थिति से बचने के लिए J.M. किन्स ने, जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, J.M. किन्स साहब ने एक उपाय बताया, एक सॉल्यूशन दिया कि ठीक है, अगर बहुत बड़े पैमाने पर अगर सेविंग हो रही है तो लोगों को वहां पर सतर्क कर दीजिए, ठीक है, इस मामले में कि कोई भी उस सेविंग को बक्से में बंद करके ना रखे, मिट्टी के नीचे गाड़ के ना रखे, ठीक है, सही है, कहीं संदूक में बंद करके ना रखे, उसको क्या करे? उसको तुरंत मनी मार्केट में तुरंत उसे इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। तो जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा तो यह स्थिति नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आया होगा कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या है एंड उसमें सेविंग कितना यूजफुल है एंड यह कितना खतरनाक भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही, फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक चीज और भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो भाई, ठीक है, जिससे कि भाई नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंचता रहे एंड भाई आप लर्निंग करते रहो, दूसरों को भी बेनिफिट पहुंचाते रहो, देश की सेवा करते रहो, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।